हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी में, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैं रेलवे स्टूडेंट्स के लिए लेके आती हूँ वो है न्यूमेरिकल। आज भी मैंने क्लास के अंदर 4 से लेके 5 चार न्यूमेरिकल मैंने आज भी क्लास के अंदर रखे हुए हैं। और उन 4 न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाना मैं सिखाऊंगी। अगर किसी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता तो मैं सिखाऊंगी कैसे कैसे किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। कोई भी बच्चा पहली बात तो क्लास में घबराएगा नहीं कि बताओ अरे न्यूमेरिकल आ गए, मैं तो देखता नहीं हूँ वीडियो, छोड़ देते हैं। चलो देखो, ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ रेलवे एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। एसएससी में भी न्यूमेरिकल आ सकता है, फिर क्या कर लोगे? सीडीएस में भी आता है न्यूमेरिकल, फिर क्या कर लोगे? तो इसलिए न्यूमेरिकल से भागो मत। मैं बताऊंगी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी बात ये है कि आप सभी को पता है कि मेरी स्पेशल क्लासेस होती है। और मेरी जो स्पेशल क्लासेस होती है वो कब कब होती है, आप सभी को पता है। मेरी स्पेशल क्लासेस जो होती है वो होती है शाम के 5 बजे। ठीक है। अन अकेडमी पे जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती है वो शाम के 5 बजे होती है। शाम के 5 बजे आज फिर एसएससी की है। हाँ, कल को क्लासेस नहीं थी क्योंकि वही डॉक्टर वगैरह को दिखाना था, थोड़ा सा दिक्कत हो रखी है, तो इसीलिए कल की क्लासेस नहीं थी। बस एक कारण ये था। तो रोज आपकी क्लासेस जो होगी वो 5 बजे होगी। जब नहीं होगी तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। 7 PM रेलवे, ये रेलवे वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं, एसएससी वाले यहाँ पे आ सकते हैं, और जिसकी इच्छा हो वही दोनों में आ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करता। बस कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगली बात, मेरा साइंस स्पेशल का एक बैच आ रहा है, ठीक है, जो मेरा प्लस कोर्स है अन अकेडमी पे। उसे लेने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो प्रिया08, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मैंने डेट इसकी बढ़ा दी है, मैंने कर दिया है इसको 5 जुलाई। 1 जुलाई से लेके आने वाली थी, मैंने 5 जुलाई कर दिया। और सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले। और अब हम पढ़ते हैं अपने सेशंस की तरफ। ठीक है। अभी मैं काफी ठीक हूँ, बहुत ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी क्लासेस ले रही हूँ क्योंकि मैं आपकी क्लासेस रेगुलर चलाऊंगी, चाहे मुझे हॉस्पिटल से चलानी हो। क्लासेस नहीं रुकेगी आपकी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। रूपाल जी देखिए, द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम इज कॉल्ड। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में होती है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब ऐसी चीजें जिनकी जो स्मेल होती है, एक होता है कोई चीज एसिड बेस होना, जिनकी जो स्मेल होती है, ऑर्डर का मतलब स्मेल, जिनकी सूंघ जो होती है, सुगंध जो होती है, वो एसिड भी होती है और बेस भी होती है। उसका पता लगाने के लिए हम किस तरह के इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी बताइए। सभी को प्रणाम, सभी को मेरा राम राम और नमस्कार और बहुत सारा प्यार। जल्दी से आइए, फटाफट शेयर कीजिए। जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर होता है? नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है, एसिड बेस होता है, ऑल फैक्ट्री होता है? प्राकृतिक होता है, सिंथेटिक होता है, एसिड बेस होता है, या ऑल फैक्ट्री होता है? जल्दी बताइए। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑल फैक्ट्री। एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है जो कुछ चीजों में, कुछ पदार्थों में ये पता लगाता है कि इसकी जो स्मेल है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग स्पेशली किया जाता है प्याज के लिए, लहसुन के लिए, या जो क्लोव के लिए, ये क्लोव के लिए, वेनिला के लिए, ठीक है, हिंदी में लौंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑल फैक्ट्री जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है जो इससे एसिड या बेस सॉल्यूशन की स्मेल पता लगाने के लिए होता है। स्पेशली ये लैब्स में यूज होता है, इसकी लैब टेस्टिंग होती है। जो प्याज, लौंग, इन सब का पता लगाने के लिए होती है। वेनिला फ्लेवर, ठीक है, इन सब का पता लगाने के लिए होती है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलता है। आपको पिक्चर भी मैंने यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, अब आगे बढ़े। एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पल होते हैं जैसे लहसुन हो गया आपका, ठीक है, प्रणाम भाई प्रणाम। अगला क्वेश्चन है ग्रुप डी 2018 से। ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द, जो वर्षो उत्सर्जन होता है वो किसके माध्यम द्वारा होता है? किस माध्यम से वर्षो उत्सर्जन होता है? ट्रांसपीरेशन किस माध्यम से होता है? वेस्कुलर बंडल से होता है, कॉर्टेक्स से होता है, स्टोमेटा से होता है, या एपिडर्मिस से होता है? जल्दी बताइए। अच्छा, 11th में क्या था भारती जी? राहुल जी, इसमें पोल नहीं है, अकेडमी में पोल होता है। राकेश जी, लेंस की क्लास के लिए आप 7 मिनट ट्रिक देख सकते हो। 7 मिनट की ट्रिक पे मैंने लाइट चैप्टर की 2 चीजें बताई हुई है कि कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है और कैसे प्रतिबिंब, कैसी इमेज बनती है, ये मैंने वहां पे करवाया हुआ है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ट्रांसपीरेशन जो होता है स्टमक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? और स्टमक कह रही हूँ, स्टोमेटा के द्वारा होता है जो पौधों में होता है। स्टोमेटा के द्वारा होता है जो पौधों में होता है, जो पौधे में होता है उसके द्वारा होता है। ये ट्रांसपीरेशन करता है, ये CO2 का संवाहन करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसलिए ट्रांसपीरेशन किस में होता है? पहली बात तो पौधों में होता है। और पौधों में किस में होता है? स्टोमेटा में होता है। पौधों में किस में होता है? स्टोमेटा में होता है। यार वीडियो को शेयर करना ना भूले, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें पूछा गया है संभावित अंतर और वर्तमान के बीच संबंध किसके द्वारा खोजा गया था? द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ALP 2018। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ALP 2018। सल्फ्यूरिक बेटा, ओम 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 ओम। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओम नाम के साइंटिस्ट ने ही इसकी खोज की थी और इसी वजह से ओम्स ने एक नियम भी दिया था जो इनके ऊपर था, और वो नियम था ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम का नियम प्यारे बच्चों इसी के ऊपर दिया गया था, इसी के ऊपर ओम का नियम दिया गया था। और इस नियम में ये कहा गया था कि जो संभावित अंतर है V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के। और इसी के ऊपर ओम्स लॉ दिया गया था। इसमें कहा गया था कि अगर कोई वोल्टेज बढ़ाएगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट भी ज्यादा हो जाएगा, और अगर कोई वोल्टेज घटाएगा तो उस जगह करंट भी कम होगा। ये ओम्स ने दिया था और यही इनके बीच का संबंध है, यही इनके बीच का संबंध है, यही क्या है? इनके बीच का संबंध है, रिलेशन। और अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, दिया तो था रिलेशन क्या है, तो आप बोलोगे इनके बीच का जो रिलेशन है वो समान प्रमाणपाती होता है। कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। डैश इज एन एल्काइन मेटल, डैश इज एन एल्काइन मेटल, डैश एक क्षार धातु है। डैश इज एन एल्काइन मेटल, डैश एक क्षार धातु है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी वीडियो को शेयर करना ना भूले, जल्दी बताइए। यस पीयूष जी, सिर्फ कंडक्टर चालकों पे ही लागू होता है और फिर इसको V इक्वल टू IR बोल दिया जाता है। जल्दी बताइए, क्षारीय धातु एल्काइन मेटल किसको बोलेंगे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या मैग्नीज? जल्दी बताइए। ए ए ए ए बिल्कुल सही आंसर। सोडियम जो है वो एल्काइन मेटल है, सोडियम जो है वो एक एल्काइन मेटल है, क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है। ठीक है, अब देखिए एल्काइन मेटल क्या होता है। एल्काइन मेटल जो होता है वो 6 केमिकल एलिमेंट है। एल्काइन मेटल जो है वो 6 केमिकल एलिमेंट है, जो कि ग्रुप 1 में है। जो किसमें है? ग्रुप 1 में है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसीजियम। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन से होते हैं? एल्काइन मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसीजियम। तो ये होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? कहते मैम कौन से होते हैं? ये देखिए, ये यहाँ पे होते हैं, ये होते हैं एल्काइन मेटल। ये देखिए यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसीजियम, ये होते हैं एल्काइन मेटल। अगर आपसे पूछने लग जाए कि कितने होते हैं एल्काइन मेटल, तो ये होते हैं, 6 होते हैं ये। ठीक है, तो कौन से होते हैं? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसीजियम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है, शेयर करने का मीटर खींच दो यार जल्दी से। एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल, प्यारा सा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को बहुत आराम से और बहुत सहज तरीके से सॉल्व करना है। इसमें कहा गया है यदि 25 किलोग्राम का के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 के समान त्वरण के साथ घूम रही है तो शरीर द्वारा निकाले गए बल डैश होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट with a mass of 25 kg is moving with a uniform acceleration of 8, then the force exerted by the body। जल्दी बताइए क्या होगा। बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, मैं सॉल्व करवाऊंगी अगर नहीं होगा। मैम पीसीएस की भी क्लास चलती है क्या? शोभा रन पीसीएस की क्लास तो यहाँ नहीं चल रही है अभी, लेकिन आप पढ़ सकते हो जैसे। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। इसका जो आंसर है वो है 200 न्यूटन, क्योंकि एफ जो होता है वो होता है MA। एफ जो होता है वो क्या होता है? MA होता है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 8
और आपके सामने आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज बात और याद रखनी है, 200 देखो, मैंने कल भी एक क्वेश्चन करवाया था, ये आया एलपी 2018 में। क्वेश्चन को देखते ही आंसर आप लोगों ने भी, बहुत बहुत तालियां आप लोगों के लिए, आप लोगों ने क्वेश्चन को देखते ही आंसर दिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बल की यूनिट होती है, या तो वो न्यूटन होगी, या तो वो न्यूटन होगी, या वो होगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सब में 200 लिखा हुआ है, तो न्यूटन ही यूनिट इसकी बनती है, सब में 200 लिखा हुआ है। मेरे क्लास के बाद में चलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला न्यूमेरिकल बहुत ही आसान न्यूमेरिकल। अ कार इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 टू 72 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज। एक कार जो होती है वो 5 किलोमीटर में समान रूप से 18 से, ठीक है, 72 तक तेजी तक लगातार चलती है, तो इसका त्वरण क्या होगा, जल्दी बताइए, इसका त्वरण क्या होगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि मीटर पर सेकंड में आंसर दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे। राहुल जी, पीरियोडिक टेबल मैंने वाईफाई एसएससी एग्जाम से पढ़ाई हुई है, आप वहां पे देख सकते हो। बहुत बढ़िया, तो क्या कर सकते हो आप, क्वेश्चन को देख के ही आंसर निकाल सकते हो। जो अगर 200 200 200 लिखा हुआ है, तो बस यूनिट से देख के आंसर निकाल दो। जूल एनर्जी की होती है, कार्य की और एनर्जी की दोनों की यूनिट जूल होती है। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सही आंसर है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो आपको कुछ नहीं करना, 72 माइनस करना है 18 और बटे 5 कर देना है, और जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, पक्का। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है, 72 माइनस 18 कर देना है, और 72 माइनस 18 करके जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई 5 कर देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10, ये 3 लगा हुआ है, गलत है ये आंसर। आपका आंसर आएगा 10.8, 10.8 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा, 10.8 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई, कहते मैडम कैसे आएगा। तो देखिए 72 माइनस 8 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 54, 54 अपॉन 5 हो जाएगा 10.8। ठीक है, तो 10.8 क्या होना चाहिए, 10.8 होना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा, ये रहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे डंडा नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। चलिए जी, ठीक है बच्चों, क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस जो होता है प्रारंभिक वेग। ये जो है, ये वाला इसका अंतिम वेग है, अंतिम वेग यानी v, ये इसका प्रारंभिक वेग है, ठीक है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है। जब शुरू हुई थी तो आपको क्या करना पड़ता है, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना होता है, तब आपका जो होता है आंसर आ जाता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, हाँ तो 5 काट दिया मैंने। चलिए, अब आगे, what is the maximum amount of work done in 10 second by a 20 kilowatt engine। लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल नहीं, एक न्यूमेरिकल है वो आगे चल के, ये वाला लास्ट न्यूमेरिकल है। What is the maximum amount of work done in 10 second by a 20 kilowatt engine। 20 किलोवाट इंजन द्वारा 10 सेकंड में किए गए काम की अधिकतम राशि क्या है, जल्दी बताइए। यदि बात समझ में आई जी, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसका आंसर सीधी सी बात है, निकालने का तरीका है, पहले 20 किलोवाट को क्या बोलेंगे, देखिए देखिए 20 किलोवाट कितना हो जाएगा, 20 किलोवाट हो जाएगा 20,000, बिल्कुल 20 किलोवाट हो जाएगा 20,000 वाट। ठीक है, ठीक है, 1 किलोवाट में 1,000 वाट होते हैं,
तो ये जाएगा 20,000 वॉट। टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, तो इंजन वर्क डन कितना करेगा, तो सीधी सी बात है पावर इज इक्वल टू होता है W/T, कार्य बटा समय। तो ये हो गया 20,000 W/T 10 हो गया। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें जो आंसर देना है वो आपको किलो जूल में लेना है। तो किलो जूल में देना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, किलो जूल में देना है तो आप लोग इसको अब ऐसे नहीं करोगे, इसको अब आपको ऐसे ही रखना है, इसको अब आपको ऐसे रखना है, किलो वॉट में ही रखना है। तो किलो वॉट में रखोगे तो क्या होगे, तो आप इसको ऐसे रख दोगे, इसको रख दोगे 20 वॉट में। ठीक है, इसको रख दोगे 20 किलो वॉट में। तो 20 किलो वॉट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 20 इंटू हो जाएगा 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 200। ठीक है, 3 नहीं होगा बच्चा, इसका यही होगा आंसर। ठीक है, 200 किलो वॉट कितना हो जाएगा 200। हाँ, अगर अगर ये आंसर जूल में होता, अगर ये आंसर जूल में पूछा जाता तो जूल कैसे निकलता, फिर जूल तो आपको जूल निकलता आपका ज्यादा, जूल निकलता आपका ज्यादा, फिर जूल तो होता आपका 20,000 मल्टीप्लाई बाय फिर 10 होता। लेकिन इसने किलो जूल में पूछा है तो किलो जूल में आपको क्या करना है, किलो वॉट में ही रखना है, किलो जूल में ही निकालना है। चेंज करना होगा तो चेंज ऐसे होगा, चेंज करना होगा तो चेंज ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी, ये याद रखना। हिस्ट्री क्लासेस का टाइम नहीं पता है मुझे। ठीक है, तो ये भी देख लेना, किलो जूल में बोला हुआ है, जूल में बोला हुआ है। अगला, द एंजाइम डैश प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड। अग्नाशय के रस में मौजूद एंजाइम डैश प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तन करता है। ऑटो जी समझ में नहीं आया, ऑटो गियर शिफ्टिंग, ऑटो गियर शिफ्टिंग आयशा समझ में आ रहा है, आयशा कमेंट सबके शो हो रहे हैं। ठीक है, कहती बात समझ में आई, क्लियर है। जल्दी देखिए, एंजाइम एंजाइम जल्दी बताइए। इस वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, इस वाले क्वेश्चन में कि अगर वॉट में आ गया तो आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने उस टाइम किलो वॉट देख लिया था, वॉट देख लिया था। अमाइलेज नहीं, अमाइलेज भी नहीं है, पेप्सिन भी नहीं है। इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन, इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन, क्योंकि इसने पूछा है वो एंजाइम जो पेनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम जो आपके क्या कहते हैं पेनक्रिएटिक, आपके अमाशय में प्रेजेंट होता है। तो आपके अमाशय में 3 होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज, एक होता है यस ट्रिप्सिन लाइपेज अमाइलेज, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, और पेप्सिन जो होता है वो भी प्रोटीन को पचाता है, लेकिन वो क्या करता है जी, वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम जो होता है वो किसका होता है, वो होता है पेप्सिन का। ठीक है, और पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलने का काम किसका होता है, ट्रिप्सिन का। कहती बात समझ में आई। अब आगे अगला, डैश इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज डैश, क्या क्यों यौन रोग नहीं है, डैश जो है वो क्यों यौन रोग नहीं है, जल्दी बताइए इसमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। अमाइलेज जो होता है रोशन कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए होता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए होता है। स्टमक में जो होता है पेप्सिन होता है, पेनक्रिएटिक जूस निकलता है जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर है कैंडिडियस। ठीक है, कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस जो बीमारी है वो सेक्सुअल डिसीज नहीं है, ये मुंह की बीमारी है,
ये एसटीडी डिसीज नहीं है, ये कौन सी बीमारी होती है, माउथ की बीमारी होती है। बाकी जो है वो सेक्सुअल डिसीज है, जैसे एचआईवी सेक्सुअल डिसीज है, सिम्पल्स सेक्सुअल डिसीज है, जेनेटिकल हैप्रिस सेक्सुअल डिसीज है, हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअल डिसीज है, ट्राइकोमोनासिस भी सेक्सुअल डिसीज है, स्केबीज भी सेक्सुअल डिसीज है। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए अब आगे 10th, if no force is applied to a moving object then it will stop due to, यदि चलती हुई वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता तो यह किसके कारण से रुक जाती है? वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए भाई। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। जल्दी बताइए किसके कारण से रुक जाएगी? फ्रिक्शन, टेंशन, इंपल्स या फ्रिक्शन? इसका सही आंसर है ये फ्रिक्शन के कारण से रुक जाएगी। फ्रिक्शन के कारण से रुक जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज चल रही है तो फ्रिक्शन एक नेसेसरी इवल है। घर्षण जो है वो बहुत जरूरी होता है, वो किसी भी मोशन को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो चीज रुक जाएगी। तुक्को नायक एक बार छठा क्वेश्चन मैं देख लूंगी एक बार उसको, ठीक है? चलिए जल्दी बताइए। फ्रिक्शन बिल्कुल सही। संवेग नहीं होगा, संवेग तो मोशन गति पैदा करेगा भाई किसी चीज में। संवेग तो होता है P = mv होता है संवेग, ठीक है? इंपल्स भी क्या होता है आपका F × T होता है। तो किसी चीज के मोशन को जो रोकेगा वो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, ठीक है? यस। अगला, when washing soda react with hydrochloric acid dash gas is involved, जब वॉशिंग सोडा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो डैश गैस विकसित होती है। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मोटिवेशनल ब्लॉग। जल्दी बताइए। When washing soda react with hydrochloric acid, yes, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये देखिए, ये देखिए कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, CO2, ठीक है? सोडियम क्लोराइड का कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये मैंने पूरा दिया हुआ है। अच्छा, एक बच्चे छठे क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि वहां मैंने ध्यान ना दिया हो कि किलोमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, जैसे मैंने जूल कर दिया था यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका जो आंसर होगा बच्चों लोगों को 3 होगा, क्योंकि 18 किलोमीटर और 72 किलोमीटर पर सेकंड को पहले मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तब आएगा 3 आंसर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तब आएगा 3 आंसर, ठीक है? ये आंसर तो नहीं आ सकता, ये आंसर तब आएगा जब किलोमीटर पर आवर में हो, तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है? इसको मैंने बता दिया, मैंने मीटर पर सेकंड देख के सॉल्व कर दिया था, जबकि ये किलोमीटर पर सेकंड था। चलिए, हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12वां, तो मैंने आपको उसको ठीक करवा दिया, ठीक है? उसको देख लेना। इफ द स्पीड ऑफ ए साइकिल बिकम 2 टाइम्स देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम, अगर किसी साइकिल की स्पीड जो है वो 2 गुना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? धीरज जी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके ALP 2018, इसमें अब इसमें अच्छा क्या लाऊंगा आपके लिए? हाँ तुक्को जी, मैंने उसको देख लिया, मैंने एक बार उसका आंसर 3 मीटर पर सेकंड होगा। वो 10 वाला तब होगा जब किलोमीटर में होगा, तो ठीक है, वो मीटर पर सेकंड में था। थैंक यू ज्योति जी। कभी कभी बच्चे भी बिल्कुल सही चीज बता देते हैं, वो किलोमीटर में आंसर दे देता, मीटर पर सेकंड में देना था, ठीक है? चलिए, गलत तो बेटा तब होता जब मैं उसको बोलती कि यही सही है। चलिए बताइए। 4 4 4 4 4 बिल्कुल सही आंसर इसका 4 होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है ½ mv² होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। क्या कभी मैथ्स वाले टीचर से पढ़ाते हुए कैलकुलेशन में एक बार मिस्टेक नहीं होती? यहाँ तो
बस किलोमीटर का मीटर पर सेकंड हुआ था आंसर में, बस उसको मैंने ठीक करवा दिया तुम्हें। देखिए इसने बोला कि ये वाली चीज 4 गुना हो जाए। बच्चों अगर ये वाली चीज जो है वो 4 गुना हो जाएगी, ये वाली चीज अगर 4 गुना हो जाएगी तो क्या होगा, 2 गुना, और ये हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगी 4, तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 हो जाएगा। कहते हैं मैडम क्यों हो जाएगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। हमेशा याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी ज्यादा है, वेग ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अगर वेग किसी का भी, किसी की चाल, किसी का वेग जो है वो 2 गुना हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो जो वेग है वो 4 गुना हो गया, 2 गुना होते तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 गुना हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे इसका स्क्वायर करना भूल गए हैं, बहुत सारे बच्चे इसको स्क्वायर करना भूल गए हैं। कहती बात समझ में आई? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। तो ये आपके मैंने करवाए हैं, कितने क्वेश्चन आपके मैंने करवाए हैं, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के, जिसमें एक जो है वो तो मुझसे ही मिस्टेक हो गई थी। कौन से वाली मिस्टेक हो गई थी, वो किलोमीटर मीटर पर सेकंड की। हाँ, एक जगह जो है आपको याद रखना है कि अगर किलोवाट बोलेगा और आंसर वाट में तो 1000 करना है, नहीं तो किलोवाट जूल में ही आंसर देना है, ये देखना है। चलिए, एवोगैड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, एवोगैड्रो संख्या किसके द्वारा दर्शाई जाती है? एवोगैड्रो संख्या कैसे दर्शाई जाएगी? ये मोल कॉन्सेप्ट निकालने के लिए होते हैं एवोगैड्रो। जल्दी बताइए, एलपी 2018 में मेडिकल रिप्रेजेंटेशन। शुभकामनाएं बच्चा, बहुत बहुत जन्मदिन की। जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है ये डी। चलिए, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डैश इज नॉट ए एक्टेनॉइड। डैश एक एक्टेनॉइड नहीं है, डैश एक एक्टेनॉइड नहीं है। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि एक पीरियोडिक टेबल होती है, यहाँ लैक्टेनॉइड होता है, उसी के नीचे एक्टेनॉइड होता है, ऐसे करके पीरियोडिक टेबल होती है, ऐसे करके यहाँ लैक्टेनॉइड होते हैं, यहाँ एक्टेनॉइड होता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक्टेनॉइड नहीं है? जो एसी से शुरू होता है, एक्टेनॉइड और लैक्टेनॉइड, जल्दी बताइए। एक्टेनॉइड और लैक्टेनॉइड। सुनीता जी, ग्रीन बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड मेरी पहचान है, इसलिए ब्लैक बैकग्राउंड रखा हुआ है, इसीलिए मेरी किताब का नाम काली किताब है। जिन लोगों से प्रेम करते हैं उनका नाम नहीं लेते हैं। जल्दी बताइए, डी 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 डी, बिल्कुल, डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी। तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है थोरियम। थोरियम जो है वो एक्टोनॉइड नहीं है, थोरियम जो है वो एक्टोनॉइड नहीं है, इसका सही आंसर है थोरियम। थोरियम जो है वो एक्टोनॉइड नहीं होता है। चलिए, अब आगे, एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 20, with which of the following element will it show the similar chemical properties? एक तत्व की परमाणु संख्या जो है वो 20 है, जिसमें निम्नलिखित तत्वों में से किसी समान रासायनिक गुण दिखाएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ओके रंजीत जी, हाँ जी, तो इसका आंसर थोरियम है, वो मैंने कट कर दिया, तो इसका आंसर क्या है, थोरियम है, जो आपको बताया। अब वो बोल रहा है कि भाई किसी का एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है, परमाणु संख्या 20 है, तो किसके बिल्कुल मतलब किस तरह की रासायनिक, मतलब उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, उसके जो रासायनिक गुण होंगे वो किसके बराबर होंगे? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर बीई, बिल्कुल सही आंसर बेरियम के बराबर होंगे। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन, डैश इज द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट इन ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न आवर्त सारणी में समूह एक में एकमात्र गैर धातु मौजूद है, तो बताइए ग्रुप ए में कौन सा एक नॉन मेटल मौजूद होता है ग्रुप पहले में? कोबाल्ट, पोटेशियम, रुबेडियम और हाइड्रोजन। आप सभी को पता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं भी याद है, तो भी 4 का ऑप्शन देख के आप आंसर दे दोगे, क्योंकि आरपीएफएसआई 2019 में आया है। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है बच्चों, गैस है। यस, हाइड्रोजन क्या है बच्चों, एक गैस है।
चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे जल्दी। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, साइंस बाय प्रिया मैम। साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो पीडीएफ पाने के लिए साइंस बाय प्रिया मैम को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।